हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर बाय कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप कह सकते हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जब एक बिजनेस के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, रेंडर किया जाता है, और उसके बदले में जो भी अमाउंट उनको रिसीव होती है, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसमें टू टर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं, एक आता हमारा डेटर, एक आता हमारा बिल रिसीवेबल। डेटर्स कौन है? डेटर का मतलब डेटर, द डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। डेटर वो पर्सन होते हैं, या तो वो पर्सन है या वो फर्म है, जिसको जो गुड्स है हम क्या करते हैं, जो सर्विसेज है हम रेंडर करते हैं ऑन क्रेडिट पे, और अभी तक पेमेंट उनसे हमें रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या होते हैं? डेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो 50,000 की कोई भी इतनी वर्थ की कोई गुड्स है और हमने मोहन को इसमें क्रेडिट पे इसको सेल कर दिया, तो जो मोहन है वो हमारे लिए क्या है? डेटर है। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? एक ये इसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जब जब हम किसी को पर्सन को या किसी फर्म को या किसी पर्सन को हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज को रेंडर करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, सर्विसेज को रेंडर करते हैं क्रेडिट पे, तो हम क्या करते हैं? एक बिल लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो एक बिल लिखेगी, जिसमें वो प्रोमिस करवाती है सामने वाली पार्टी से, डेटर से, कि आप हमें इतनी अमाउंट फ्यूचर की किसी भी डेट को आप हमें पे करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? बीआर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फिर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी बिजनेस के द्वारा कोई भी सर्विसेज और कोई भी गुड्स को जब वो क्या करते हैं? परचेज करते हैं, और अभी उनकी अमाउंट वो पे करनी है, तो उनको क्या कहते हैं? हम ट्रेड पेबल कहते हैं। ठीक है। ट्रेड पेबल में हम क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर कहलाते हैं, और हम बिल पेबल्स और क्रेडिटर्स में इंक्लूड करते हैं। तो क्रेडिटर कौन होता है? द क्रेडिटर प्रेजेंट दोज पर्सन एंड फ्रॉम होम गुड्स हैज़ बीन परचेज्ड एंड सर्विसेज को हमने किस पे परचेज किया? क्रेडिट पे। मतलब क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं या वो फर्म होती है जिसके द्वारा हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है हमने क्रेडिट पे उनको परचेज की होती है, और पेमेंट अभी हमने उनको करनी है, तो वो क्या होते हैं? हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि माना कि 50,000 की कोई गुड्स थी, गोविंद से हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तो गोविंद अब हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। मतलब ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जो कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज को उन्होंने लिया है, इसके बदले में जो अब उनको पे करना है, तो वो उनके लिए क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स होते हैं। इसमें क्रेडिटर आते हैं और बीपी आते हैं। बीपी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो किसके द्वारा लिखा जाता है? यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस टू पे, कि इतनी अमाउंट फ्यूचर की किसी डेट पे मैं आपको सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट को मैं आपको पे कर दूंगा, तो आप मुझे जो सर्विसेज गुड्स है वो क्रेडिट पे रेंडर कर दें। तो ये प्रॉमिस करके वो उनको देता है, ये एक टाइप का क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट फिर इसी में आता है गुड्स। गुड्स के अंदर क्या है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल एंड विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर आल्सो मीन टू बी सोल्ड। उन्होंने बोला है कि गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिसको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, या किसी भी गुड्स या जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम उनको सेल कर पाएँ, उसी को हम सब उन सबको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट आप कह सकते हो कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिव अप इन द एक्सचेंज फॉर द सम गुड्स एंड सर्विसेज। जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के बदले में हम जो देते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। मान लो आप कोई भी जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लो आपने एक मशीनरी परचेज की, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कॉस्ट क्या आएगी एक मशीनरी की। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपने निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने परचेजिंग प्राइस उसके लिए क्या दी, अगर आप उसको किसी व्हीकल में लेके आए, उसको भाड़ा आपने दिया, वो कितना दिया, अगर कोई भी पर्सन आपने उसको इंस्टॉल करने के लिए अपने बुलाया, तो उसके इंस्टॉल एक्सपेंसेस क्या रहे, जो वर्कर आया वो उसको इंस्टॉल करके गया उसने भी कुछ चार्जेस आपसे लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? मशीनरी की कॉस्ट है, और कॉस्ट में इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है जो जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए उसके एक्सचेंज के बदले में हमें देनी पड़ती है
है उसको हम कॉस्ट कहते हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिससे हम क्या करते हैं उसको गुड्स को अपने घर तक उसको मतलब लाने के लिए जो भी खर्चा हम करते हैं। मान लो आपने मशीनरी परचेज की तो उसकी जो कॉस्ट आपने पे की, साथ में जो भाड़ा पे किया, साथ में जो इंस्टॉलमेंट्स इंस्टॉल करवाने की जो इसको इंस्टॉल करवाने के जो एक्सपेंसेस पे किए वो भी इसकी कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर किसी भी एंट्री की एक आप कह सकते हो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं, A voucher is a document which provide the authorization to the pay and on the basis of which the business transaction are first of all recording in the book of accounts। तो वाउचर वो होते हैं जो ऑथोराइजेशंस बताते हैं किसी भी पेमेंट जो भी हमें रिसीव हुई है और जो भी हमें पेमेंट करनी है। तो जब भी हम कोई भी बुक में एंट्री करते हैं वो वाउचर के बिहाफ पे ही करते हैं, क्योंकि हर एक डेबिट और क्रेडिट ये बताता है, वाउचर ही में बताता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को हमें डेबिट करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन को हमें क्रेडिट करना। और हर एक जो भी डिफरेंट फर्म होती है उनके खुद के अपने वाउचर होते हैं, हर एक एंट्री के लिए अलग अलग वाउचर बने हुए हैं। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, जो एंट्रीज होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, उनको ऑथोराइज करता है कि वो सही हुई है, मतलब सच में वो एंट्री, मतलब जो सच में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई, इसकी जांच हम वाउचर से ही करते हैं कि कितने अमाउंट की हुई है, कौन सी डेट को हुई है। ये सारी ऑथेंटिसिटी हम किससे चेक करते हैं? वाउचर से करते हैं, और वाउचर के बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है? आपको पता ही है, कोई भी जो भी रिबेट है और कोई भी अलाउंसेस है हम अपने सेलर को देते हैं। तो वो टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले सेलर के द्वारा जो बायर को सॉरी जो सेलर के द्वारा जो बायर को कोई भी रिबेट, कोई भी छूट, कोई भी डिस्काउंट दी जाती है जब वो बाय करता है, तो टू टाइप्स की होती है। एक ट्रेड डिस्काउंट होती है, एक कैश डिस्काउंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है ट्रेड डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट्स होती है जो वो क्या करते हैं, जो भी आपके कैटलॉग्स वो देते हैं प्राइसेस का, उस पर फिक्स प्राइसेस वहाँ पर लिखी होती है। और जब आपको व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर इट्स कस्टमर एट ए फिक्स परसेंटेज, कोई भी फिक्स परसेंटेज में जो भी कैटलॉग प्राइसेस होती है उसकी एक फिक्स प्राइस, एक फिक्स रेट से आपको डिस्काउंट वो दे देते हैं। और जिसको किसी भी बुक अकाउंट्स में इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो फिक्स परसेंटेज में दी जाती है और जिसकी एंट्री किसी भी बुक अकाउंट में नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउ टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रमोट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब हम कस्टमर को पेमेंट करने के लिए प्रमोट करते हैं और प्रमोट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट हम उसको देते हैं। जैसे सेलर कहता है कि अगर आप विदिन वीक अगर आप पेमेंट कर देंगे, अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे, विदिन वीक पेमेंट कर देंगे तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो वो होती है कैश डिस्काउंट, और इसको हमेशा बुक ऑफ अकाउंट्स में हम इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा करते हैं। तो अदर टर्म्स भी अभी इसमें आती है। सबसे पहले एंट्री। एंट्री क्या है? एंट्री का बोल सकते हैं व्हेन ए ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट कॉल्ड एंट्री। जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स और कोई भी इवेंट जब किसी भी बुक जो भी हमारे होते बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड होती है तो हम कहते हैं कि उसकी एंट्री हमने कर दी। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? वो पर्सन जो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको जिनको हमने क्या किया है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमने उधार में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, क्रेडिट बेसिस पे सर्विसेज को रेंडर किया है। तो हम कह सकते हैं, और वो हम वो जो अमाउंट है डेटर से जो हमें मिलने वाली थी अब वो हमें नहीं मिलेगी। वो अगर वो फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो ऐसे डेटर्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं? बैड डेट्स बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है? एक पर्सन या कोई भी एंटरप्राइजेज जो क्या करती है, ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर दे। जब जो कोई भी फर्म या कोई भी पर्सन अपने डेटर्स को पेमेंट करने में वो फेल हो जाते हैं तो ऐसी पोजीशंस को ऐसे उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऐसी फर्म को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। सोलवेंट कौन होते हैं? सोलवेंट वो पर्सन होते हैं जो एंटरप्राइजेज होती है जो ऐसी पोजीशन में होती है कि अपने डेट जो भी डेट्स हैं उनको वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं, मतलब अपने जो डेट्स को पेमेंट करने में क्या है? कैपेबल है। तो वो क्या होते हैं? सोलवेंट होते हैं। इसके बाद स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर का मतलब होता है